नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात मुख्यमंत्री के मंथन की, संवाद की। सीएम गहलोत ने धर्म गुरुओं से आज संवाद किया, बातचीत की और ये संवाद अभी कुछ देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो चुकी है। धर्म गुरुओं के साथ सीएम का मंथन। 30 जून तक धार्मिक स्थल नहीं खोलने के धर्म गुरुओं ने सुझाव मुख्यमंत्री को दिए। आखिरी फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्म गुरुओं से यह संवाद मुख्यमंत्री ने किया। कि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और जैसा अभी पिछले 2-4 दिनों में जो स्थितियां संक्रामक स्थितियां होकर के जो लोग संक्रमण ग्रसित हुए, उसको देखते हुए शायद ये मीटिंग इसीलिए आहूत की गई, ये वीसी इसीलिए आहूत की गई। और मैं ये समझता हूँ कि धर्मस्थल एक आस्था के विषय होते हैं, जहाँ उनको जो लोग आते हैं उनको रेगुलेट करना, उन पर डिसिप्लिन रखना, उन पर अनुशासित तरीके से उनको कैसे वो रह पाएँ, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी सबकी राय एक ही थी, क्योंकि कोई बड़ा मंदिर है, कोई बड़ी मस्जिद है, कोई छोटा मंदिर है, कोई छोटी मस्जिद है। सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह नहीं हो सकती उसके। और दूसरी बात यह है कि महामारी अभी प्रकोप में चल रही है, तो सबका एक ही सुझाव था कि लॉकडाउन जो मंदिरों का है इसको आगे कर दिया जाए। जिला स्तर पे कमेटियां बना दी जाए, जिसमें जिला कलेक्टर साहब हों, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस भी हों, और हर इंस्टीट्यूशन, हर धार्मिक स्थल के जो इंटरनल बॉडीज़ हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनके नुमाइंदे उसमें रखा जाए। उसके बाद में वो जो इंटरनल बॉडी, इंटरनल ट्रस्ट हैं, जो दरगाहों के हों चाहे मंदिरों के हों, वो एक पेपर वर्क करके प्रपोजल कलेक्टर महोदय को दें। कलेक्टर महोदय उसको अप्रूवल करें और उसके अकॉर्डिंग ही दरगाहों को और मंदिरों को, मस्जिदों को खोला जाए। तो हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से कि आपके ऊपर, सरकार के ऊपर हम भार नहीं डालना चाहते हैं। चाहे महीने भर बाद, 2 महीने बाद भी अगर मंदिरों में प्रवेश जब आप खोलेंगे तब भी यही स्थितियां रहेंगी। स्थितियां कोरोना की चेंज होने वाली नहीं है। व्यक्ति को स्वयं को अपनी जागरूकता से, सतर्कता से अपने को, समाज को बचाना है। तो उनसे हमने प्रार्थना की है कि आप जो पुष्कर में, मंदिरों में यजमानों का, श्रद्धालुओं का प्रवेश की अनुमति दें। और हमने उनको आश्वस्त किया है कि तीर्थ पुरोहित संघ गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करेगा। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, सुझाव तो मिल गया है मुख्यमंत्री को, क्या मुख्यमंत्री इस सुझाव से कितना सहमत दिखे? देखिए, मुख्यमंत्री अभी तक अगर धर्मस्थलों को खोलने की अगर बात की जाए तो ज्यादातर जो धर्म गुरु हैं उन्होंने ये इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो 30 जून तक, और सरकार जब तक कहे उस हिसाब से धर्मस्थलों को बंद रखने के लिए वो तैयार हैं। अब ये मुख्यमंत्री को फैसला करना है, क्योंकि इससे पहले जो गाइडलाइन जारी हुई थी राज्य सरकार की, उसमें भी 30 जून तक धर्मस्थल और जो मॉल्स और सिनेमाघर हैं इनको बंद रखने का ऑलरेडी फैसला किया हुआ है। तो अब ये मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि क्या वो 30 जून तक की गाइडलाइन के आधार पर फैसला करते हैं या पहले धर्म स्थलों को खोलने की। और कब तक ये फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि 8 तारीख तो नजदीक है। अब तारीख का जो फैसला है वो केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन दी है। तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन में और राज्य सरकार की गाइडलाइन में बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के अंतर है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर वो फैसला कर सकती हैं। धर्मगुरु ने एक राय ये भी दी थी कि स्थानीय स्तर पर फैसला किया जाए। मान लीजिए किसी जिले में अगर स्थिति ठीक हो और किसी जिले में कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब है तो उनमें तुलना नहीं की जाए। जहाँ स्थिति ज्यादा ठीक है वहां पर उस जिले में छूट दे दी जाए और जहां पर नहीं है वहां पर बरकरार रखा जाए। तो ये सुझाव भी दिया गया है। अब ये सीएम पर डिपेंड करता है कि वो धर्मगुरुओं के इन सुझाव के आधार पर आगे क्या फैसला करता है। लेकिन मोटे तौर से ज्यादातर धर्मगुरु इस बात पर सहमत दिखे कि 30 जून तक एक बार धर्मस्थलों को बंद रखा जाए। अच्छा, कुछ इसको लेकर भी बात हुई गोवर्धन कि अगर ये धार्मिक स्थल खोले जाते हैं तो इसमें प्रवेश किस तरह से मिले, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो की जा सके? क्योंकि ठीक है, गाइडलाइन तो है, चल रही है, लेकिन अजमेर दरगाह की बात करें या इस तरह के और मंदिर जहां पर बड़ी संख्या में एक साथ श्रद्धालु आते हैं। बिल्कुल, देखिए उसको लेकर के भी अलग अलग जगहों के जो मंदिर और जो अलग अलग धर्म गुरु हैं, जो अलग अलग धर्मों के, उन सबसे ये चर्चा
की गई है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर हो सकती है, प्रोटोकॉल का किस तरह हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन हो सकता है। तो ये तमाम चीजें वहां डिस्कस हुई है, लेकिन अभी 30 जून तक लगता नहीं है कि इन सब चीजों में, जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहां की अलग तरह की समस्याएं हैं, और जो ऑरेंज जोन पहले थे, क्योंकि अब तो केवल बफर जोन और कंटेनमेंट जोन की कंसेप्ट है, बाकी के जगहों पर भी छूट देने को लेकर के अब सीएम ही सब कुछ तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि जो 3 जून तक, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। धर्म गुरुओं के साथ मुख्यमंत्री का मंथन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माननीयों के लिए अब नए आवास बनाए जाएंगे। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर बैठक हुई। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। माननीयों के लिए नए आवास बनेंगे। सीपी जोशी के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया। मंत्री शांति धारीवाल समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। जेडीए के बजाय आवासन मंडल अब ये फ्लैट्स बनाएगा। लालकोठी जालूपुरा की जमीन बेचकर ये फ्लैट्स बनाए जाएंगे। अगले 15 दिनों में प्रोजेक्ट का डिजाइन भी फाइनल हो जाएगा। पक्ष विपक्ष के विधायकों की समिति डिजाइन को फाइनल करेगी। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर बैठक। माननीयों के लिए बनेंगे नए आवास। जेडीए के बजाय आवासन मंडल बनाएगा फ्लैट्स। लालकोठी और जालूपुरा की जमीन को बेचा जाएगा और इस जमीन को बेचकर यहां फ्लैट्स बनाए जाएंगे। अगले 15 दिनों में प्रोजेक्ट का डिजाइन भी फाइनल कर दिया जाएगा और इस डिजाइन को फाइनल करने के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायकों की समिति ये डिजाइन फाइनल करेगी। जयपुर में बहुत जल्द जेडीए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत फ्लैट्स आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा। जेडीए ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निजी बिल्डर्स की इमारतों में तैयार किए गए फ्लैट्स में से करीब 1448 फ्लैट्स सृजित किए हैं, जिन्हें शीघ्र ही आवेदन लेकर लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। जेडीए आयुक्त टी रविकांत की माने तो ये फ्लैट्स आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए सृजित किए गए हैं। लोगों से इसके लिए शीघ्र ही आवेदन मांगे जाएंगे। मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी वर्चुअल रैली करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की। ये रैली इसी महीने होने वाली है, जिसे लेकर दोनों के बीच करीब 1 घंटे चर्चा हुई। इस रैली का मकसद सरकार के 1 साल के काम को जनता तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि 14 जून को जयपुर भरतपुर संभाग में वर्चुअल रैली, 20 जून को जोधपुर बीकानेर संभाग और 27 जून को उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में वर्चुअल रैली होगी। बीजेपी ने दावा किया है कि इस वर्चुअल रैली में बड़ी तादाद में लोग जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वर्चुअल रैली का प्रभारी बनाया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 2 का 1 साल पूरा हुआ है। जिस तरह की परिस्थितियां अभी देश और दुनिया में है, उसको लेकर के ऐसे समय में किसी तरह का खुशी का इजहार करना ये ठीक नहीं था। लेकिन सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जिस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय। जयपुर पुलिस अब हाईटेक होने जा रही है। पिंक सिटी के सभी थानों को नई हाईटेक पीसीआर वैन दी जाएगी। फिलहाल पुलिस के पास पीसीआर वैन काफ़ी खराब हालत में है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस को बहुत जल्द आधुनिक और सभी सुविधाओं से लैस पीसीआर वैन उपलब्ध करवाई जाएगी। लगातार पीसीआर बदलने की मांग को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने यह फैसला लिया है। डीसीपी हेडक्वार्टर मनोज कुमार ने बताया कि पीसीआर में जीपीएस सिस्टम लगा होगा, जो सीधा अभय कमांड सेंटर से जुड़ा रहेगा। तैयार करा रहे हैं, इसमें जो भी साजो सामान लगना है वो तैयार कराया जा रहा है, चाहे वो ऊपर की लाइट हो, चाहे उसमें जीपीएस सिस्टम हो या सीधा अभय कमांड सेंटर से जुड़ने के जो इसका एमडीटी और जो तरीका है वो हो, चाहे उसमें एलसीडी लग रही हो, कैमरे लग रहे हो, सारी चीज़ें ये तैयार कराई जा रही है एक बार। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। एसबीआई का बैंक मैनेजर गिरफ्तार। 68 लाख रुपए के गबन का इस पर आरोप है।
केसीसी के खातों में इसने घपला किया था। एक अन्य आरोपी की भी तलाश की जा रही है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, एसबीआई बैंक मैनेजर को किया गया गिरफ्तार। 68 लाख रुपए गबन का आरोप, केसीसी के खातों में किया था घपला। मौसम के बदलते मिजाज की बात कर लेते हैं। मरुधरा को प्री मॉनसून ने भिगो दिया है, तरबतर कर दिया है। अलवर से खबर, अलवर से ये तस्वीरें। बारिश हुई यहां पर और जमकर आंधी भी चली। बारिश से हालांकि लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। अलवर की ये तस्वीरें, प्री मॉनसून ने भिगोया शहर को। प्रदेश में हो रही बारिश से खरीदी केंद्रों पर रखा लाखों क्विंटल अनाज भीग गया है। अनाज के भीगने से सरकार को करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। बारा और कोटा की 2 मंडियों में कई क्विंटल अनाज की बोरियां पानी में डूब गई। और अब बात शहर शहर हुए अपराध की। प्रदेश के अलग अलग जिलों में फायरिंग, खूनी जंग और मौत से सनसनी मच गई। अलवर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। श्रीगंगानगर में जमीन विवाद में खूनी जंग खेली गई। वहीं दौसा में फायरिंग से 15 लोग घायल हो गए। चौथी तस्वीर श्रीगंगानगर की है। यहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। धौलपुर के दिहोली थाना इलाके के धोंड गांव के सरपंच के बेटे की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरपंच के बेटे ने अवैध पिस्टल से खुद को गोली मार ली। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़े और देखा कि सरपंच का बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ था, मृत अवस्था में था वो। बाद में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। मृतक सरपंच के बेटे का नाम सत्य प्रकाश बताया जा रहा है। दिनांक 5/6/2000 को गांव ढोंडकेपुरा में सत्य प्रकाश योगी नगर जाति ठाकुर, उम्र 36 साल, निवासी ढोंडकेपुरा, थाना दिहोली ने स्वयं ने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर दी, जिसकी लाश मोर्चरी धौलपुर में रखी हुई है, जिसका पंचायतनामा किया गया है और कोर्ट द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा थाना क्षेत्र के वार्ड 25 निवासी पवन योगी का 14 वर्षीय बेटा प्रशांत योगी 17 अगस्त 2019 से गायब है। स्थानीय थाने में प्रशांत योगी की गुमशुदगी का मामला दर्ज है, लेकिन पुलिस अभी तक छात्र का पता नहीं लगा पाई है। वहीं दूसरी ओर गायब बेटे के वियोग में मां की स्थिति नाजुक है और वो लगातार रोते हुए मीडिया से बेटे को खोजने की गुहार लगा रही है। 8/2019 से मेरा प्रशांत नाम का लड़का है, वो घर से गायब हो गया। हमने उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग रहा। हम बार बार थाने में उनके उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन कोई वो नहीं दे रहे उनका जवाब। बोल रही कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर अवैध शराब की खेप पकड़ी है। डबोक इलाके के जमपुरा गांव में आबकारी विभाग की मावली टीम ने घरों में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान रतन सिंह राठौड़ नाम के व्यक्ति के घर से 20 बोतल हथकढ़ शराब के बरामद हुए हैं, तो वहीं अर्जुन सिंह राठौड़ के घर से 5 बोतल हथकढ़ शराब बरामद कर 150 लीटर वॉश भी नष्ट किया। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। आबकारी विभाग ने 2 अलग अलग परिवार दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंदर बरदाई के वंशज की जबानी सांभर की कहानी, किसको और क्यों मिला देवी का वरदान, देखिए आज रात 8:26 पर न्यूज 18 राजस्थान पर। चंदर बरदाई के वंशज बोले, सुने सारा जमाना। कहां से आया धोरों में रुपहला खजाना,
कहां हुई गुम चांदी की खान? किसको और क्यों मिला देवी का वरदान? सुनिए चंद्रपर ताई के वंशजों की जुबानी टीवी पर पहली बार। राजा वासुदेव जी ने अपनी कुलदेवी के नाम शाकंभरी जी के नाम से देखिए रात 8:26 पर न्यूज 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घरेलू उड़ान शुरू होने के बाद यात्रियों के सफर का आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। जयपुर एयरपोर्ट ने 25 मई से लेकर 5 जून तक सफर करने वाले यात्रियों के आंकड़े साझा किए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 20 फ्लाइट शुरू होने के बाद भी प्रदेश से बाहर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम है, जबकि राजस्थान लौटने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा है। उड़ानें शुरू होने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि नुकसान उठा रही एयरलाइंस के लिए ये फायदेमंद साबित होगा, लेकिन बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। अभी तक स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है। हालांकि तुलनात्मक रूप से देखें तो जून महीने में यात्री भार बढ़ने लगा है। कोरोना काल में आंदोलन का अंदाज भी बदल गया है। मरुदरा के बेरोजगार इन दिनों सड़कों पर उतरने की जगह ऑनलाइन आंदोलन कर अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन आंदोलन, बेरोजगारों ने बदला आंदोलन का अंदाज। सड़कों पर नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आंदोलन। जी हां, इसे कोरोना इफेक्ट ही कहेंगे, जिसने आंदोलन के अंदाज को बदल दिया है। कल तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बेरोजगार अभ्यर्थी अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरते थे, शपथ लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते थे। अब वो अपनी मांग ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं। अभ्यर्थी ट्विटर पर हैशटैग के साथ IDC 2018 ज्वाइनिंग, RPSC, AEN रिजल्ट और वी वांट रिजल्ट ट्रेंड करवा चुके हैं। मैं RPSC AEN 2018 भर्ती का अभ्यर्थी हूं और ये जो परीक्षा है ये अपने परीक्षा के मुख्य परिणाम की वजह से कई दिनों से अटकी हुई है और हमारी जो मांग है वो हमने सरकार तक सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से पुरजोर तरीके से रखी भी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। और इस वर्तमान समय को देखते हुए हमने हमारे गांधीवादी तरीके से ये जो मांग है ये रखी है। अभ्यर्थियों की मांग का ऑनलाइन आंदोलन हाल में ऑल इंडिया लेवल पर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में ट्रेंड कर चुका है। वहीं राजस्थान में नंबर 1 बना रहा। इस आंदोलन से सरकार पर संबंधित परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी करने का दबाव बढ़ा है। समस्त छात्र ट्विटर के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके इंडिया के नेशनल ट्रेंड में उस ट्वीट को लाया गया है। मैं राजस्थान AEN भर्ती परीक्षा का, उसमें मुख्य परीक्षा मैंने दे रखी है अभी, उसका मैं अभ्यर्थी हूं और ये परीक्षा का नोटिफिकेशन लगभग 2018 अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अब तक इसका जैसे प्रीलिम्स और मेंस इसके हो चुके हैं और अभी भी इसमें इंटरव्यू बाकी है, जिसका अभी मुख्य परीक्षा का ही परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हो पाया है। तो और ऐसी व्यथा से हमारे RS वाले भाई भी गुजर रहे हैं और हमने काफ़ी बार ट्विटर के माध्यम से काफ़ी बार इंडिया ट्रेंड में आकर भी छात्रों की ये मांग को हमने काफ़ी बार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदेश में 2013 से लेकर अब तक हुई कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अभी तक अधर में लटके हुए हैं और उसे लेकर बेरोजगार अभ्यर्थी परेशान हैं। उन्हें उम्मीद है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर उठाई जा रही उनकी आवाज को गहलोत सरकार जरूर सुनेगी। महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। करौली में नर्सिंग कर्मियों के विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। आज 16वें दिन भी नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। तमाम नर्सिंग कर्मी पदनाम, वेतनमान में बढ़ोतरी समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विक्रम मीना और जिला अस्पताल नर्सिंग कर्मी मनोज कुमार शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं पूरी करती है तो वो अपना गांधीगिरी अंदाज छोड़कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। 1 जून से 5 जून तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और राहुल गांधी के नाम इन्होंने पोस्टकार्ड लिखवा अभियान भी चलाया था। हमारी नर्सेज की कुछ मांग है जो विगत 16 दिन से चल रही है, जिसमें हमने 16 दिन से लगातार गांधीवादी तरीके से काली पट्टी बांधकर और मरीजों की तहे दिल से सेवा की है
इसके बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि हेल्थ मिनिस्टर साहब या सीएम साहब का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान